हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिटर्मिनर्स होते क्या है, तो यहाँ डेफिनेशन लिखी है, अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो हाउ दैट नाउन इज यूज्ड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्सिंग वर्ड्स। तो सबसे पहले आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि डिटर्मिनर हमेशा एक नाउन को क्वालिफाई करेगा, एक नाउन से पहले आएगा। ओके ये आपको ध्यान रखना है। ओके एंड इनको हम फिक्सिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन किस सेंस में यूज हो रही है उसके मीनिंग को फिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द बॉय इज नॉटी। ओके आपको पता है द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है जो क्या है, नॉटी है। ओके दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर बुक की बात की जा रही है कि दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ये वाली बुक क्या है, इंटरेस्टिंग है। माई अंकल इज क्वाइट ओल्ड। मेरे अंकल जो है वो बूढ़े हो चुके हैं ना, तो अंकल की बात हो रही है। लेकिन कौन से अंकल की बात हो रही है? अंकल तो बहुत सारे हैं, नाउन है अंकल, लेकिन किस अंकल की बात हो रही है? मेरे अंकल। यहाँ पर योर अंकल भी आ सकता था, हिज अंकल भी आ सकता था। ओके जैसे जैसे मैं डिटर्मिनर को चेंज करती रहूंगी उसका मीनिंग चेंज होता रहेगा। ओके तो इसका मतलब डिटर्मिनर नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे एंड वो नाउन के मीनिंग को हमें क्लियर करेंगे। ओके इसीलिए उनको फिक्सिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। अब डिटर्मिनर्स के बहुत सारे काइंड्स हैं। इस वीडियो में मैं सभी काइंड्स आपको बता दूंगी, जो मेरे छूट जाएंगे एक्सप्लेन करने वो हम आगे की वीडियो में एक्सप्लेन कर लेंगे। फर्स्ट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ए एन दा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ए और एन जो होते हैं वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, वेयर एज दा जो आपका होता है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। इसके यूजेस को हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन आपका नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव्स। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आपके पास दिस दैट दीज दोज आ जाते हैं। ओके अब डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या काम है, मैंने यहाँ टेबल बनाया हुआ है। जैसे दिस और दैट दोनों सिंगुलर हैं। ओके दिस का प्लूरल इज दीज एंड दैट का प्लूरल इज दोस। लेकिन डिफरेंस ये है कि दिस जो है और दीज जो है ये पास वाली चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं सिंगुलर चीज के लिए, जैसे मेरे पास कोई चीज है, अभी मेरे हाथ में पेन है, मार्कर है, तो मैं कह सकती हूँ दिस इज अ मार्कर। ओके अब लेट सपोज मैं इनको एक की जगह में अपने हाथ में बहुत सारे मार्कर्स ले लेती हूँ, तो अब मैं क्या बोलूंगी, दीज आर मार्कर्स। ठीक है तो मेरे पास ही, नियर ही है, लेकिन हो क्या गया, पहले ये सिंगुलर था लेकिन अब ये प्लूरल हो गए। ओके अब इसी सेम मैनर में दैट और दोस का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन दूर वाली वस्तुओं के लिए। मान लीजिए ये मार्कर मेरे हाथ में ना होके यहाँ कोई दूसरा स्टूडेंट है उसके हाथ में है, तो मैंने यहाँ इशारा किया कि दैट इज अ मार्कर। ओके एंड अब या एक मार्कर ना होके मेरे को बहुत सारे मार्कर्स नजर आ रहे हैं दूर, तो मैं बोलूंगी दोज आर मार्कर्स। ये मार्कर्स हैं। ओके क्लियर? दोज मार्कर्स आर माइन। ठीक है वो मार्कर्स मेरे हैं। ओके तो इस तरीके से हम दिस दैट दीज दोज का इस्तेमाल करते हैं। ओके नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर। पोजेसिव डिटर्मिनर वो डिटर्मिनर्स होते हैं जो आपको पोजेशन शो करें। पोजेशन मतलब कि ये चीज किसकी है। ठीक है जैसे अब यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, दिस इज माई बुक। ठीक है ये बुक किसकी है, मेरी है, माई बुक। दिस इज योर पेन। किसका पेन है, तुम्हारा पेन है। एंड देख लीजिए आप एक नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसके बाद नाउन आ रही है, बुक, पेन। ओके ही लेंट मी हिज बाइक। उसने मुझे किसकी बाइक दी, अपनी बाइक दी। आई बोरोड हर ड्रेस। मैंने उसकी ड्रेस क्या करी, बोरो करी। देयर बंगलो इज लवली। ठीक है किसका बंगलो लवली है, देयर बंगलो। ओके उनका बंगलो जो है वो क्या है, लवली है। ठीक है तो आप इन सभी में देख लीजिए इनके पीछे एक नाउन आ रही है। ओके अब मैं इनको इस तरीके से भी मोल्ड करके लिख सकती हूँ क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को मोल्ड करके लिख दिया, दिस बुक इज माइन। ये भी वही बता रहा है कि ये मेरी बुक है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ लिखा था दिस इज माई बुक और यहाँ लिखा है कि दिस बुक इज माइन। ओके मतलब वही है, लेकिन ये आपका पोजेसिव डिटर्मिनर नहीं है। ओके इज दिस पेन योर, क्या ये पेन तुम्हारा है। ओके दिस इज योर पेन। ओके तो यहां पर भी मतलब तो वही हो गया,
लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये आप देखेंगे इनके पीछे कोई भी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहे, इनके पीछे नाउन नहीं आ रही, तो ये आपके हो जाते हैं, ये भी पोजेशन शो कर रहे हैं, तो ये आपके हो जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। जबकि वो क्या है आपके पोजेसिव डिटर्मिनर्स मतलब एडजेक्टिव्स। ओके, वो नाउन से पहले लगेंगे। अब ऐसे फटाफट से देख लेते हैं, दिस बाइक इज हिज, ओके, दिस ड्रेस इज हर्स, ओके, दैट बंगलो इज देयर्स, ओके, इनमें भी पोजेशन पता चल रहा है, लेकिन हिज, हर्स, देयर्स, इनके बाद कोई आपको नाउन देखने को नहीं मिल रहा, वेयर एज इनको इस तरीके से यूज करें तो इनके बाद आपको नाउन देखने को मिल रही है, तो ये सारे आपके पोजेसिव डिटर्मिनर्स हो जाएंगे, एंड ये आपके पोजेसिव डिटर्मिनर्स नहीं है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स आपके विच, हुज, व्हाट है। ओके, अब यहाँ पर भी मैंने दो स्टाइल से इनको लिखा है, तो अब यहाँ पर आई होप सो अब आप मेरे से पहले खुद ही पहचान लेंगे कि कौन इसमें इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर का काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। ओके, जैसे हुज हाउस इज दिस, ठीक है, ये किसका घर है, इसके बाद आपको नाउन देखने को मिल रही है। ओके, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है, क्या टाइम हुआ है, टाइम नाउन ही तो है। ओके, विच पेन इज योर्स, ठीक है, तुम्हारा पेन कौन सा है। तो इनके बाद आपको क्या देखने को मिल रही है, नाउन देखने को मिल रही है, तो ये आपके इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं, जिसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। वेयर एज अगर आप मैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं, हुज इज दिस हाउस, व्हाट इज द टाइम, विच इज योर पेन, अब आपको इनके बाद कोई नाउन देखने को नहीं मिल रही, आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही है। ओके, तो ये आपके इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स नहीं है, ये आपकी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। क्या है ये आपकी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। आई होप सो आई मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब आपको क्लियर हो गया है कि कौन सा आपके डिटर्मिनर्स में आएंगे एंड कौन से आपके प्रोनाउंस में आएंगे। ओके, डिटर्मिनर्स में उसको नाउन को क्वालिफाई करना जरूरी है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में आपके ईच, एवरी, ईदर, नीदर आ जाते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ईदर कहाँ यूज होगा और नीदर कहाँ यूज होगा। ईदर इज यूज टू इंडिकेट एनी वन ऑफ द टू पर्सन्स और थिंग्स, मतलब कि दोनों में से कोई एक चीज की बात की जा रही है तो हम ईदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू कैन यूज ईदर पेंसिल, ठीक है, इसका मतलब यू कैन यूज ईदर मार्कर। लेट सपोज मेरे हाथ में दो मार्कर्स हैं, ठीक है, मैंने बोला दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लो, तो मैं बोलूंगी यू कैन यूज ईदर मार्कर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये वाला करो चाहे ये वाला करो। ओके, दोनों में से कोई भी। उसके बाद ईदर का इस्तेमाल होता है ऑल्सो यूज टू रेफर बोथ द थिंग्स और पर्सन, दोनों ही चीजों को इस्तेमाल करना है, ठीक है, या दोनों ही पर्सन की बात की जा रही है, दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है उसी सेंटेंस में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर आर टॉल ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ओके, अब ये ईदर साइड ऑफ द रोड मतलब रोड के दोनों साइड, ये आपकी रोड है, ठीक है, यहाँ पर भी टॉल ट्रीज हैं एंड इस तरफ को भी क्या है, टॉल ट्रीज हैं। अब यहाँ पर किसी एक की बात नहीं हो रही है कि एक ही तरफ है, किसी एक तरफ है, अब दोनों तरफ है, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट नीदर पे चलते हैं। नीदर मीन्स नॉट वन नॉट द अदर, ठीक है, ना ये वाला ना ये वाला, ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे नीदर टीम वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द मैच, ठीक है, ऑब्वियसली दो टीम्स होंगी, ना ये टीम प्रिपेयर्ड है ना ये टीम प्रिपेयर्ड है, नीदर टीम, ठीक है, कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम उस केस में नीदर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब रह जाता है आपका ईच एंड एवरी, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे दूंगी क्योंकि इसको बहुत ढंग से हम समझेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आर डिटर्मिनर्स दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट नंबर और क्वांटिटी। ऑब्वियसली आप नाम से पहचान गए होंगे, जो क्वांटिटी के बारे में आपको बताते हैं, ओके, या नंबर के बारे में बताते हैं। अब क्वांटिटी नंबर्स में भी तो हो सकती है ना, जैसे 5 बुक्स, कितनी बुक्स है, 5 बुक्स है, तो ये भी तो क्वांटिटी पता चल रही है। ओके, अब वर्ड्स सच एज मच, मैनी, अ फ्यू, लिटिल, सम, एनी, लॉट्स ऑफ, एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, तो अभी हम डिफरेंस समझेंगे टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स में, दैट इज मच एंड मैनी। बाकी मैं आपको कवर कराऊंगी आगे की वीडियो में। मच
आपका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, वेयर एज मेनी आपका यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, काउंटेबल समझते हैं ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वेयर एज अनकाउंटेबल इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो पहले मैनी को देख लेते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं आज प्रेजेंट है। और कोई मुझे बोल दे हाउ मैनी, कितने, तो मैं फटाफट से काउंट करके बता दूंगी कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। ओके, तो मैं काउंट करके इसका नंबर में आंसर भी दे सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट, आई हैव मैनी कॉइन्स एट होम, मेरे पास घर पे बहुत सारे कॉइन्स रखे हैं। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछ ले हाउ मैनी कॉइन्स डू यू हैव, तो मैं काउंट करके बोल सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास कितने कॉइन्स हैं। ओके, तो आप इनको काउंट करके बता पाओगे क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। वेयर एज मच आपका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी इजी। हाउ मच शुगर डू यू नीड, आपको कितनी शुगर चाहिए। अब मैं हाउ मैनी शुगर्स नहीं कह सकती, अगर मैं शुगर के पैकेट्स की बात कर रही हूँ तब तो मैं हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ शुगर्स कह सकती हूँ, क्योंकि मैं शुगर्स के पैकेट्स को काउंट कर लूंगी कि कितने पैकेट्स शुगर मैंने खरीदे। ओके, 5 खरीदे, 10 खरीदे। लेकिन अगर मैं शुगर की बात कर रही हूँ तो शुगर आपको पता है उसमें कितने सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, हम उन क्रिस्टल्स को काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल में आ जाती है। ओके, तो हाउ मच शुगर डू यू नीड, आपको कितनी शुगर चाहिए। ओके, ही डिड नॉट हैव मच फूड, उसके पास मच मतलब ज्यादा खाना नहीं है, फूड को मैं काउंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं मच का इस्तेमाल करूंगी, मैं मैनी फूड नहीं बोल सकती। ही डिडंट हैव मैनी फूड। ओके, ही डिडंट हैव मच फूड, ठीक है, उसके पास ज्यादा खाना नहीं है। ओके, एंड बाकी की जो हमारे वर्ड्स रह गए, क्वांटिफायर्स रह गए हैं, वो मैं आपको कवर कराऊंगी आगे की वीडियो में। आई होप सो मैंने आपको एक शॉर्ट जिस्ट जो है दे दी है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। ओके, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे डिटर्मिनर्स का आगे का पार्ट, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में स्टार्ट करवा चुकी थी। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट से आपको बता देती हूँ डिटर्मिनर्स एक्चुअली में होते क्या है, एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। डिटर्मिनर्स मैंने आपको बताया था ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं और उनके मीनिंग को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटर्मिनर्स के काइंड्स बताए थे, जैसे फर्स्ट वन वाज आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स अभी हम पूरा ए एंड द डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। देन मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, जिसके अंदर आता था दिस दैट दीज दोज। उसके बाद मैंने आपको बताए थे पोजेसिव डिटर्मिनर, जिसमें माय, हिज, योर, इट्स। ओके, ये सब कवर होता है, जिससे पोजेशन पता चलती है। फिर मैंने आपको कराया था इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर, ठीक है, जिसके अंदर हमने करा था व्हाट, विच, हुज, राइट। देन उसके बाद मैंने आपको बताया थे क्वांटिफायर्स। ठीक है, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जो हम आज की क्लास में पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ओके, देन हमने करे थे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। ओके, ईदर नीदर तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, मैंने आपको बोला था कि ईच एंड एवरी में आपको पूरा डिफरेंस आगे की क्लास में क्लियर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं, आज हम क्वांटिफायर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी या नंबर की बात करें। ओके, तो देयर आर सम क्वांटिफायर्स जो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब हम इसी चार्ट के थ्रू ये देखेंगे कि कौन से आपके काउंटेबल के साथ यूज होंगे नाउन के साथ, कौन से अनकाउंटेबल के साथ, एंड कौन से दोनों के साथ। ओके, विद एग्जाम्पल्स। ओके, तो फर्स्ट वन इज सम। सम आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इसके दो एग्जाम्पल देखेंगे। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। ओके, अब देखिए यहाँ पर बुक्स, बुक्स को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके, कुछ बुक्स हैं टेबल के ऊपर, आप काउंट करके बता देंगे कितनी है। आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। ठीक है, कुछ पानी चाहिए मुझे, सम वाटर। ठीक है, तो क्वांटिटी की बात करें, मुझे सम वाटर चाहिए, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। ओके, देख लिया आपने कैसे दोनों के साथ लग सकता है। नेक्स्ट इज लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ भी आपका दोनों के साथ जाएगा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के साथ। फर्स्ट इज लॉट्स ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज। ठीक है, पीपल को हम गिन सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में। ओके, ही ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ मिल्क, बहुत ज्यादा दूध पीता है। ओके,
तो अगेन यहाँ पर क्या है, मिल्क इज अनकाउंटेबल, तो दोनों के साथ आपने देख लिया, इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एनी। एनी आपका भी दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ। ही डिड नॉट गिव मी एनी कॉइन्स, ठीक है, उसने मुझे कोई कॉइन्स नहीं दिए, ओके, एनी कॉइन्स, तो कॉइन्स को यहाँ पर काउंट किया जा सकता है। वेयर एज देयर इज नॉट एनी जूस, ठीक है, कोई जूस नहीं है जग में, ओके, इन द जग आगे लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर जूस क्या है, अनकाउंटेबल। तो देख लीजिए मैंने कैसे एनी को दोनों के साथ इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ। देखो लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ मीन्स द सेम, दोनों का मतलब सेम होता है, बस डिफरेंस ये है यहाँ पर अगर आप आ साथ में लगा रहे हो तो आप यहाँ पर लॉट्स नहीं लगाओगे, अ लॉट ऑफ हो जाएगा, और अगर आप आ नहीं लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको लॉट्स लिखना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ। तो अ लॉट ऑफ भी दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेट्स इन द बास्केट, ठीक है, बहुत सारी कैरेट्स हैं, अ लॉट ऑफ कैरेट्स, ओके। देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो ऑन द रोड, ठीक है, रोड के ऊपर बहुत ज्यादा क्या है, स्नो है। स्नो इज अनकाउंटेबल वेयर एज कैरेट्स इज काउंटेबल, ओके, कैरेट्स आर काउंटेबल। नेक्स्ट इज मच। मच एंड मैनी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी थी, लेकिन फिर भी फटाफट से कर लेते हैं। मच आपका किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है, काउंटेबल के साथ इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा तो क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, आई डोंट हैव मच पेशेंस, मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं है। पेशेंस को आप काउंट नहीं कर सकते हो, पेशेंस इज अनकाउंटेबल, ओके। नेक्स्ट मैनी। मैनी को आप काउंटेबल के साथ लगाओगे, ऑब्वियसली आई हैव सो मेनी पेन्स, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं एंड आई कैन काउंट दोस पेन, मैं उन पेन्स को काउंट भी कर सकती हूँ, ओके। नेक्स्ट इज लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ठीक है, जब हम लिटिल वर्ड पर आते हैं तो लिटिल के हमारे पास तीन केसेस होते हैं, जहां पर हम लिटिल भी लिख सकते हैं, आ लिटिल भी लिख सकते हैं, द लिटिल भी लिख सकते हैं, बस इनमें मीनिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वही हम समझेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं, लिटिल को हमेशा हमने अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल करना है, काउंटेबल के साथ इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। तो लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में बात करता है, इसका मतलब कि बिल्कुल नेगेटिव क्वांटिटी है किसी चीज की, ओके। आ लिटिल मतलब सम दो नॉट मच, मतलब कि कुछ तो है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है कि हाँ कुछ तो है। लिटिल आ जाएगा तो नेगेटिव सेंस में, आ लिटिल आ जाएगा तो पॉजिटिव सेंस में, हाँ कुछ तो है। द लिटिल नॉट मच बट ऑल देयर इज, ज्यादा तो नहीं है बट जितना है हम उस पूरे को कवर कर रहे हैं, ओके। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने तीनों का ही एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, ठीक है, देख लीजिए लिटिल का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, इसका मतलब पानी बहुत कम है, ठीक है। देयर इज अ लिटिल वाटर, ठीक है, थोड़ा सा, इन द जग मैंने नहीं लिखा आगे, वो आप लिख लीजिएगा। तो आ लिटिल वाटर लिखा है, अब ये डिपेंड करता है कि हम देखकर इस्तेमाल करेंगे कि मुझे लिटिल लगाना है, आ लिटिल लगाना है। अगर बिल्कुल ना के बराबर पानी है तो आप लिटिल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कुछ पानी है, अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं तो आप आ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज द लिटिल वाटर इन द जग इज यूज्ड फॉर मेकिंग टी, ठीक है। अब द लिटिल वाटर, इसका मतलब मुझे नहीं पता वो लिटिल था या आ लिटिल था, ओके, लेकिन जितना था मैंने उतने का उतना ही सारा इस्तेमाल कर लिया, किसके लिए, चाय बनाने के लिए, तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो जाएगा, द लिटिल का, ओके, मतलब कि जितनी क्वांटिटी हमने पूरे की पूरे को इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई और वाटर आप देख लीजिए, तीनों ही केसेस में क्या है, अनकाउंटेबल है, ओके। नेक्स्ट इज आई स्पीक लिटिल स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश जो लैंग्वेज है, अब मुझसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि हाँ ये मुझे स्पेनिश में जवाब देगी, राइट, इसको स्पेनिश बहुत अच्छी आती होगी, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल स्पेनिश, ठीक है। लिटिल मतलब नेगेटिव सेंस में बात कर रही हूँ कि मुझे स्पेनिश इतनी नहीं आती है, ओके। नेक्स्ट आई कैन स्पीक अ लिटिल स्पेनिश, ओके। नाउ आई एम टॉकिंग इन पॉजिटिव वे, ओके, कि मुझे कुछ तो आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मामला गड़बड़ है, कुछ तो आती है, ओके। नेक्स्ट ही डोनेटेड द लिटिल मनी ही हैड, अब अगेन मैंने यहाँ सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, द लिटिल मनी ही हैड, मतलब कि द लिटिल मतलब हमें नहीं पता वो लिटिल थी या आ लिटिल थी, लेकिन जितनी थी उसने वो पूरी मनी क्या कर दी, डोनेट कर दी। तो द लिटिल में हमें नहीं पता कितनी है, लिटिल है, आ लिटिल है, जितनी है उस सभी की बात कर दी जाती है, ओके। आई होप सो आपको लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में डिफरेंस क्लियर हो गया, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू की ओर। अब सबसे पहले तो ये आपने ध्यान रखना है, जैसे ये आपके अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होते हैं, इन द सेम मैनर ये आपके काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे, ओके। अब यहाँ पर भी वही डिफरेंस रहेगा, जैसे यहाँ आपको अगर समझ आ गया तो यहाँ पर भी वही मतलब है। फ्यू मतलब नॉट मैनी, नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, आ फ्यू मतलब कुछ तो है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, एंड दा फ्यू मुझे नहीं पता,
वो फ्यू है या आ फ्यू है, लेकिन जितने हैं उन सबको हमने कवर कर लिया। ओके, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ओके, मेरे फ्यू फ्रेंड्स मैंने लिखा है, इसका मतलब मैं नेगेटिव सेंस में बात कर रही हूँ, इतने नहीं है, ठीक है, बहुत कम फ्रेंड्स है मेरे। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। मैं ये भी बोल सकती थी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स तो हैं, पॉजिटिव सेंस में बात कर रही हूँ, ठीक है, कुछ तो मेरे दोस्त हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, द फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन वर इनवाइटेड टू द पार्टी। ओके, अब मुझे नहीं पता, है तो कम ही, लेकिन जितने हैं उन सभी को इंक्लूड कर लिया, जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबको पार्टी में बुला लिया। ओके, तो द फ्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। अब एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देयर वर फ्यू बुक्स लेफ्ट टू चूज फ्रॉम। ठीक है, देयर वर फ्यू बुक्स लेफ्ट टू चूज फ्रॉम। तो जैसे होता है ना, बुक्स आकर सभी जो है एग्जीबिशन लगती है तो स्टार्टिंग की डेज में सारा स्टॉक निकल जाता है, एंड में तो बचा कुचा माल रह जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है फ्यू बुक्स रह गई हैं जिसमें से चूज कर सकते हैं। फ्यू मतलब नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है, इतनी अब किताबें नहीं रह गई हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना और आप बड़े आसानी से चूज कर लो, बहुत फ्यू ऑप्शंस रह गए हैं। ओके, नेक्स्ट, आई एट अ फ्यू कुकीज विद लंच। ठीक है, अ फ्यू मतलब पॉजिटिव सेंस में बात करूँ, मैंने कुछ तो कुकीज खाए हैं, ठीक है, विद लंच, लंच के साथ। ओके, नेक्स्ट, द फ्यू ऑप्शंस वी हैव आर एक्सीलेंट। ठीक है, द फ्यू ऑप्शंस मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है उन सबकी बात कर दी है, जितनी भी ऑप्शंस हमारे पास हैं वो क्या हैं, आर एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। ओके, आई होप सो आपको आ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू में भी डिफरेंस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज इनफ नो ऑल। इनफ नो ऑल जो है आपके दोनों के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं, काउंटेबल के साथ भी प्लस अनकाउंटेबल के साथ भी। दोनों तीनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज देयर आर इनफ चेयर्स। ठीक है, देयर आर इनफ चेयर्स, ठीक है, काफी है चेयर्स, एंड चेयर्स को मैं काउंट कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट, 200 ml ऑफ वाटर इज इनफ टू नीड द डो। ठीक है, 200 ml पानी काफी है आटा गूंदने के लिए। ओके, तो अब वाटर के साथ इस्तेमाल हुआ, इज इनफ, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इनफ काउंटेबल के साथ भी लग रहा है, नॉन काउंटेबल के साथ भी लग रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नो को देखते हैं हम। देयर वर नो लीव्स ऑन द ट्रीज। ठीक है, पेड़ पर कोई लीव्स नहीं है, कोई फ्लावर्स नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो अब हम फ्लावर्स को या लीव्स को काउंट कर सकते हैं। वेयर एज देयर इज नो मिल्क। ठीक है, दूध है ही नहीं, तो नो मिल्क, मिल्क क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, तो हमने दोनों के साथ इसको इस्तेमाल कर लिया, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के साथ। नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे। सभी स्टूडेंट्स क्या है, आज प्रेजेंट है, एंड स्टूडेंट को मैं काउंट कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट, ऑल जंक फूड इज बैड फॉर यू। सारे प्रकार का, ऑल टाइप ऑफ जंक फूड इज बैड फॉर यू, सभी प्रकार का जंक फूड तुम्हारे लिए क्या है, बैड है, नुकसानदायक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑल का इस्तेमाल करा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, विच इज फूड। ओके, तो आई होप सो आपको इस चार्ट के थ्रू सभी क्वांटिफायर्स जो हैं बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गए हैं। इफ स्टिल रिमेन्ड एनी डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे डिटर्मिनर्स का आगे का पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ ए लगाएं, कहाँ एन का यूज करें, कहाँ दा का यूज करें। तो आपको अपनी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है इस एक वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स में ए और एन आपको पता है, ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो किसके साथ यूज किए जाते हैं, विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, ये आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है कि इसको सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज किया जा सकता है, एंड वो भी सिंगुलर। ओके, जैसे मैंने आपके समझने के लिए कुछ यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं। आई मेट अ मैन। ठीक है, तो यहाँ पर आ लगा हुआ है पहले से, एंड मैन इज काउंटेबल, मैन को आप काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आ लग गया, लेकिन एनी मैन या किसी भी मैन की बात हो रही है, कोई एक डेफिनेट फिक्स पर्सन की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, इसीलिए इनको बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट, आई बॉट एन इंक पॉट। ठीक है, मैंने एक इंक पॉट खरीदा। इंक पॉट को काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, एंड एनी इंक पॉट, किसी भी एक पर्टिकुलर इंक पॉट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक इंक पॉट की बात नहीं हो रही है,
कोई भी इंपोर्ट, ओके। तो इसलिए इसको बोला गया है इनडेफिनेट आर्टिकल, ओके। तो सबसे पहले हम रूल समझेंगे कि कहाँ हमने ए लगाना है और कहाँ हमने एन लगाना है। उसके लिए आपको साउंड की क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हाँ हमारे पास कितने वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स हैं हमारे पास इंग्लिश में, राइट। इनके अलावा जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। तो आपने ये सुना है कि जो आपका वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले एन लगा दो, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे आ लगा दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने साउंड को जज करना है, तो ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, एन जो है वो वॉवल साउंड के साथ लगता है, वेयर एज जो ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है। अब वॉवल साउंड इंग्लिश में बोले तो ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन अगर आपको इसको समझना है तो आपने हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, ठीक है। स्वर आपके 11 होते हैं ना, आ, ई, उ, ओ, तो ये आपके स्वर हैं। जहां आपने वर्ड बोल के देखना है, अगर आपको स्वर की साउंड आए तो आपने एन लगाना है, ओके। अगर आपको व्यंजन की साउंड आए, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट क, ख, ग, घ, ठीक है, जो आपने बचपन में पढ़े हैं, अगर उसकी साउंड आए तो आपने ए लगाना है, ओके। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, आप मेरे साथ समझिए और अपने आप भी करके देखिए। जैसे हिज ब्रदर इज MP। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर एम देख लेंगे, देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू से तो ये स्टार्ट हो नहीं रहा, और यहाँ पर अ लगा देंगे, तो उनका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इसकी साउंड के हिसाब से इसको जज करूं तो MP, एम, एम मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है। तो ए की साउंड आ रही है और ए हमारा किस में आता है, स्वर में, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, NMP, ओके। आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, ही गॉट डैश एक्सरे डन, ठीक है। एक्सरे, अगर मैं इसकी आवाज करूं एक्सरे, ठीक है, एक्स ऐसे ही लिखेंगे ना, एक्स, ठीक है। तो ए आवाज आ रही है, ए आ रही है, तो मेरे को यहाँ पर वॉवल साउंड है, एन लगाना पड़ेगा, ना कि ए। बच्चे अगर रट्टा मारेंगे तो वो यहाँ पर ए लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ओके। ही इज डैश NRI, ठीक है। अगेन एन, ठीक है, ए की साउंड आ रही है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन, ना कि ए, ओके। टेक डैश अम्ब्रेला विद यू, ठीक है। अम्ब्रेला, अ साउंड आ रही है, ठीक है। तो अ साउंड आ रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, एन, ओके। जरूरी नहीं है जो यू से स्टार्ट हो रहा है उस सबकी आवाज जो है वो आ ही आए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। ही ऑलवेज लव्स डैश ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। इसमें एच जो होता है वो साइलेंट होता है, एच की हम हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, हम ऑनेस्ट बोलते हैं। एच साइलेंट होता है तो इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। ओ साउंड आ रही है, राइट। और ओ साउंड क्या है, वॉवल साउंड है, तो इसलिए इसके आगे क्या आएगा, एन आएगा, ना कि ए, ओके। ही मेट मी डैश आर अगो, ठीक है। 1 घंटे पहले मुझे मिला, आर, अगेन एच इज साइलेंट तो आर, तो आ की आवाज आ रही है तो एन आर अगो। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया है। अब कुछ सेंटेंसेस ये भी देख लेते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी होगी। ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, ड की आवाज आ रही है, ड आपका का खा गा व्यंजन कैटेगरी में आ गया, तो अ डॉक्टर। ही इज डैश डॉक्टर हुम आई विजिटेड येस्टरडे। देखिए अब यहाँ पर आप आ डॉक्टर लगा देंगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम अभी तो आपने बताया है कि व्यंजन साउंड के साथ, यहाँ पर भी तो डॉक्टर की आवाज डा ही आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गलत क्यों हो गया। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेसिफिक कर रही हूँ, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करी थी कि जो ए और एन यूज होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज होते हैं, लेकिन वो इनडेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट मतलब किसी स्पेसिफिक की बात नहीं की जा रही। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो डॉक्टर को स्पेसिफिक कर दिया, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर हो सकता है, हम किसी भी डॉक्टर की बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही इज द डॉक्टर, ठीक है, ये वही डॉक्टर है whom I visited yesterday, जिसको मैं कल मिली, ठीक है, जिसको मैंने कल विजिट किया, ओके। तो मैं एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी एक ऐसे डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जनरल सेंस में। तो ये स्पेसिफिक मैंने कर दिया उस डॉक्टर को, इसलिए यहाँ पर द डॉक्टर आएगा, ना कि आ डॉक्टर, ओके। आई होप सो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ही इज डैश यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, यूरोपियन बोलते हैं तो या की साउंड आ रही है, शुरू ये ई से हो रहा है। अब बच्चे देखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे एन लगा देंगे,
गलत हो जाएगा। यूरोपियन, हमने साउंड देखनी है ना कि लेटर। यूरोपियन य साउंड आ रही है तो मैं क्या लगा दूंगी, अ यूरोपियन। ओके, नेक्स्ट, शी गेव मी डैश यूनिक आइडिया, ठीक है, यूनिक, यू, यूनिक, तो य साउंड आ रही है तो इसलिए यहाँ पर अ लगेगा। ओके, अब बच्चे ये यू देख लेंगे तो ए ई आई ओ यू, यहाँ पर एन लगा देंगे, गलत हो जाएगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट, आई सॉ डैश वन आइड मैन, ठीक है, वन, व साउंड आ रही है, लिखा बेशक ओ हुआ है, ओ यहाँ पर वॉवल में आता है, बच्चे ये देखकर एन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अधूरी नॉलेज जो होती है दैट इज ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, आपने सुना होगा ना, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। तो किसी भी चीज को पढ़ो, पूरे ढंग से पढ़ो और उसकी डेप्थ में जाकर पढ़ो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ वन आइड मैन। ओके, आई होप सो अभी आपको जो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि कैसे ए और एन को आपने साउंड के बेसिस पर जज करना है। ओके, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को सॉल्व करने की। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन मैं स्टिल आपको डेप्थ में नॉलेज देना चाह रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो आगे की भी रूल्स इसके जान लीजिए कि ए और एन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 2 सेज यूज्ड इन थिंग्स विच गिव द न्यूमरल सेंस ऑफ वन। ठीक है, न्यूमरल सेंस ऑफ वन मतलब, जैसे एग्जाम्पल सुनिए, समझ आ जाएगा आपको। आई परचेस्ड डैश डजन बनानास, ठीक है, अब बनानास देखोगे आप, आपको लगेगा बनानास तो बहुत सारे हैं, प्लूरल हो गया। मैम ने तो बोला था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन 1 दर्जन खरीद रही हूँ भैया मैं, 1 दर्जन, अ डजन। ओके, बेशक न्यूमरल है, बहुत सारे हैं, लेकिन न्यूमरल सेंस ऑफ वन, एक की बात कर रहा है तो तब भी मेरे को आ लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट रूल यूज टू डिस्क्राइब अ प्रोफेशन, ये तो आपको पता ही है, प्रोफेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर। ठीक है, क्यों इंजीनियर, ई की आवाज आ रही है ना, ई की आवाज आ रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ओके, क्योंकि क्या है, स्वर है। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, यूज टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। अब इसका क्या मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर अब क्या लगाती हूँ मैं, एन एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, ए की आवाज आ रही है ना, एलिफेंट, ठीक है, एन इन्फेंट, ई की आवाज आ रही है, स्वर है अगेन, क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैन, माँ की आवाज आ रही है तो आ लगेगा, अब मैन। ओके, ये तो अभी मैंने इनपुट कर लिया, यहाँ पर फिलअप्स कर लिए, लेकिन अब इसका मीनिंग समझते हैं। एन एलिफेंट इज अ माइटी एनिमल, ठीक है, एलिफेंट जो क्या है, माइटी एनिमल है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल, माइटी एनिमल। ओके, तो यहाँ पर एक एनिमल की बात नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पर इट रेफर्स टू ऑल द एलिफेंट्स, जब मतलब कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना, तो उसके लिए भी हम ये इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट, एन इन्फेंट क्राइज व्हेन ही नीड्स मिल्क, ठीक है, एक छोटा बच्चा रोता है जब उसको दूध चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि वही उसके पास वे है ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है, बोल तो सकता नहीं है। तो यहाँ पर एक इन्फेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इट रेफर्स टू ऑल द इन्फेंट्स, ठीक है, सभी इन्फेंट्स की बात हो रही है। ओके, अ मैन क्राइज व्हेन ही इज इंजर्ड, ठीक है, एक इंसान, मैन रोता है जब वो इंजर्ड होता है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैन की बात नहीं हो रही है, इट रेफर्स टू ऑल मैन, ठीक है, सबकी, सभी आदमियों की बात हो रही है, तो पूरी क्लास को रेफर कर रहा है। तो जब हम पूरी क्लास को रेफर करते हैं तब भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इसको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट कर रहे हैं। ओके, और जब सिंगल यूनिट ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स इस्तेमाल होंगे। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 5, इफ द वर्ब इन अ सेंटेंस इज यूज्ड एज अ नाउन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। जैसे, सुनने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है, आई वॉन्ट टू गो फॉर डैश बाथ। ओके, देखिए अब यहाँ पर वॉन्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है, मैं करना चाहती हूँ का क्या, टू गो अगर ज्यादा डेप्थ में जाए तो ये इन्फिनेटिव है। ओके, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, इसका मैं आगे की वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन वर्ब हमारे यहाँ पर ये है, फॉर व्हाट। आप क्वेश्चन पूछ के देखिए, ठीक है, फॉर व्हाट, किस चीज के लिए, बात के लिए, ठीक है, तो जो व्हाट का आंसर देता है ना वो हमारी नाउन होती है। अब यहाँ पर बात वैसे वर्ब भी होती है, ठीक है, आई टेक बाथ, ठीक है,
तो यहाँ पर वर्ब को हम एज अ बात को एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात वर्ब की तरह इस्तेमाल ना होकर किसकी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, नाउन की तरह। तो जब भी नाउन की तरह किसी एक वर्ब को यूज किया जाएगा तो उसके आगे आप आ लगा दोगे, ओके, आ और एंड डिपेंडिंग अपॉन द साउंड, ओके। तो यही लिखा है, इफ द वर्ब इन अ सेंटेंस इज यूज्ड एज अ नाउन, ओके। नेक्स्ट, आई वांट, ठीक है, मैं चाहता हूं, ये तो आपकी वर्ब है। क्या, व्हाट, क्या चाहते हो, रेस्ट, ठीक है, आई वांट अ रेस्ट नाउ, ओके। अदरवाइज आपने नॉर्मल स्पीकिंग में सुना होगा आई वांट रेस्ट, ठीक है, मुझे रेस्ट चाहिए, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट यहाँ पर नाउन है और नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल लगता ही लगता है, तो यहाँ पर अ रेस्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन गोज, ठीक है, गोज यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ठीक है, एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। फॉर, किसके लिए, फॉर व्हाट, वॉक, ठीक है, जबकि वॉकिंग वर्ब भी है, वॉक, वॉक को हम वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, फॉर अ वॉक एवरी डे। जब भी किसी वर्ब को आप नाउन की तरह इस्तेमाल करोगे तो वहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, और वो आपको पता कैसे चलेगा, आप व्हाट क्वेश्चन पूछ के देख लेना वर्ब से, ठीक है, जो व्हाट का आंसर देता है ना वो आपका नाउन ही होता है। वी हैड व्हाट, ठीक है, हैड यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, वी हैड व्हाट, आप बोलोगे मैम लॉन्ग टॉक, ठीक है, लंबी बातचीत की हमने, ठीक है, तो वी हैड अ लॉन्ग टॉक, ओके। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट रूल इज indefinite article is used when many, rather, quite, such are followed by a singular noun, ठीक है, ये वर्ड्स आपने ये ध्यान रख लेने। इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन आएगी तो आपने यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए या एन में से किसी का इस्तेमाल करना, ठीक है, जैसे मैनी अ मैन, ठीक है, मैन सिंगुलर है, मैनी के बाद आ गया, फॉलो कर रहा है उसको, तो मैनी अ मैन, ठीक है। वुड लाइक दिस चेंज, इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क क्या है सिंगुलर नाउन, ओके, तो इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। सच अ फुलिश आइडिया, ठीक है, सच अ फुलिश आइडिया, सच के बाद भी क्या आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रही है, तो यहाँ पर मैंने आ लगा दिया, तो ये वर्ड्स ध्यान रख लीजिएगा, मैनी, क्वाइट, सच, रेदर, ओके। नेक्स्ट, इन सर्टेन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस में इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इन अ फिक्स, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, ही वॉज इन अ फिक्स, ठीक है, ही वॉज इन अ हरी, ओके, ही टेल्स अ लाई, ओके, तो टेल्स अ लाई, अ मैटर ऑफ चांस, ओके, मेक अ नॉइज, ये आपने सुना भी होगा, क्लास में टीचर भी इस्तेमाल करती है ना, डोंट मेक अ नॉइज, ओके, तो ये सब के साथ आपको हाफ अ किलो, ओके, तो इनमें फ्रेजेस में ये आ इस्तेमाल होता है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट, when any other person is recognized by the traits or qualities of some very famous personality, ठीक है, जैसे हम किसी पर्सन को किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ कंपेयर कर देते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज, ठीक है, जो मैच कर रही हैं उस फेमस इंसान की और जिस पर्सन को हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही इज अ हिटलर, ठीक है, अब ही यहाँ पर जो भी पर्सन है उसकी जो क्वालिटीज है वो मैच कर रही है हिटलर के साथ, ठीक है, तो कहने का मतलब ही इज अ डिक्टेटर लाइक हिटलर, ओके। नेक्स्ट, ही इज अ गांधी, ओके, तो ही यहाँ पर जो भी पर्सन है उसकी क्वालिटीज मैच कर रही है किसके साथ, गांधी जी की क्वालिटीज के साथ, तो इसलिए ही इज अ गांधी मीन्स ही इज एज ग्रेट एज गांधी, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, बहुत सिंपल है लेकिन दो बहुत कंफ्यूजिंग, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, फटाफट से बता देती हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको पता है, मैं आपको एक्टिव पैसिव भी करवा चुकी हूँ, आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी करवा चुकी हूँ, नहीं पता तो वहां पर आप वीडियोस में जाके देख लीजिए। तो व्हाट के बाद आपको इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है, जैसे व्हाट अ सीन, ठीक है, कितना सुंदर नजारा, व्हाट अ सीन, इट मींस इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, ओके। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है, मींस इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ओके। तो यहाँ पर देखिए अ का इस्तेमाल किया मैंने। नेक्स्ट, रूल नंबर 10, इन डिस्क्राइबिंग रेट एंड टाइम पर यूनिट, ठीक है, जब आप रेट या टाइम पर यूनिट आप डिस्क्राइब करते हो तो आपको यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, जैसे एप्पल्स आर सोल्ड 120 रुपीज अ किलो, ठीक है, प्रति किलो 120 रुपए प्रति किलो उसका रेट है, ठीक है, तो पर किलो का जब मैंने रेट डिस्क्राइब किया तो यहाँ पर मैंने आ लगा दिया। आई कैन रन 6 किलोमीटर्स एन आवर, ओके, मैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर दौड़ सकती हूँ, ठीक है, अब एन आ गया, क्यों, क्योंकि एच इज साइलेंट, ओके।
आई होप सो आपको ए और एंड का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हम दा को कहाँ का यूज कर सकते हैं। दा जैसा कि आपको पता है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ही लगता है, खास चीजों के लिए। स्पेसिफिक मतलब खास, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है टू रेफर द स्पेसिफिक पर्सन। ओके, किसी स्पेसिफिक वही खास इंसान की आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए, या जिसके बारे में स्पीकर जो है, लिसनर जो है, जो आपकी बात सुन रहा है, वो उसके बारे में ऑलरेडी जानता हो, तब भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई मेट अ मैन, यहाँ पर अ मैन आएगा क्योंकि पहली बार जब भी किसी चीज की बात की जाती है तो उसके साथ आ लगता है, आ और एन डिपेंडिंग अपॉन द साउंड। ओके, द मैन वॉज माई फादर्स चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। वो जो मैन था वो मेरे फादर का क्या था, चाइल्डहुड फ्रेंड था। अब वो मैन जो है वो खास हो गया जिस मैन की बात की जा रही है। ओके, तो अब यहाँ पर द मैन आएगा। अब हम सेकंड टाइम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अ मैन नहीं लगा सकते हैं। फर्स्ट टाइम बात करोगे तो आ लगाओगे, सेकंड टाइम बात करोगे तो द लगाओगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है क्योंकि अब वो चीज खास बन चुकी है। ओके, नेक्स्ट इज थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसी चीजें जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही हैं, जैसे द मून, द अर्थ, द सन, द स्काई। ओके, नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जैसे द वायलिन, द सितार, द गिटार। ओके, जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है आप उनके साथ दा लगाएंगे। विद द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट्स के साथ, जैसे क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर द लिवर। ओके, देयर वॉज सम इंजरी इन द, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, इन द लेफ्ट आई। ओके, तो लेफ्ट आई जो है, आपकी आई जो है वो आपका पार्ट है बॉडी का, तो उसमें द लगेगा उसके आगे। बिफोर द नेम्स ऑफ, किन किन के नाम के आगे, तो मैंने यहाँ लिस्ट बना दी है पूरी। सीज के नाम के आगे, जैसे द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल। ओके, ओशंस के नाम के आगे द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन। रिवर्स के नाम के आगे द गंगा, द नाइल, द यमुना। डेजर्ट्स के नाम के आगे द सहारा डेजर्ट। ओके, माउंटेन रेंजेस के नाम के आगे जैसे द हिमालयाज, द अरावली। ओके, अब आपको पता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जब आप लिखोगे तब आप इसके आगे द नहीं लगाओगे। माउंट एवरेस्ट जो है वो एक हाईएस्ट पीक है ना, हाईएस्ट चोटी है। लेकिन माउंटेन रेंजेस, जब बहुत सारे पर्वत श्रृंखला जब एक के साथ एक अटैच होते हैं माउंटेन, तो वो पूरी एक रेंज बना देती है, तो उन रेंज के आगे आप द लगाओगे। जबकि आप किसी एक पर्टिकुलर माउंटेन की हाईएस्ट पीक की बात कर रहे हो तो तब आप द नहीं लगाओगे। ओके, ऐसे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जितने भी आपके हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, द टाउन हॉल, उसके आगे भी द लगता है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के आगे द लगाओगे। सुपरलेटिव एडजेक्टिव आपको पता ही है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। टॉलेस्ट के आगे द लगेगा, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के आगे द लगेगा। द बेस्ट बॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे द बीजेपी, द कांग्रेस, द आप पार्टी। ओके, नेशनैलिटी इन प्लूरल, ठीक है। जब आप नेशनैलिटी की बात कर रहे हो प्लूरल में, जैसे द इंडियंस, ठीक है, द चाइनीज, ओके, द रशियंस, ठीक है, तो द अमेरिकन, तो इनके साथ आपको द लगाना पड़ेगा। बिफोर द एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड एज नाउन फॉर देयर होल क्लास, ठीक है। ऐसे एडजेक्टिव जिनको आप नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो रेदर देन यूजिंग देम एज एडजेक्टिव्स, आप उनको एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। अब रिच क्या है और पुअर क्या है, ये वैसे तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम नहीं कर रही है, ठीक है। इसको एज अ नाउन यूज किया जा रहा है, ये पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जितने भी रिच हैं उनको क्या करनी चाहिए, जितने भी पुअर हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ओके, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, ठीक है। द ब्लाइंड बोल दिया मैंने, तो ब्लाइंड की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सिर्फ एक अंधे पर्सन को हमने हेल्प नहीं करना। द ब्लाइंड मतलब जितने भी उनकी क्लास है, जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उनको हेल्प करना है। ओके, तो यहाँ पर ब्लाइंड भी क्या होता है, वैसे तो एक एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पर हम उसको एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, नेम ऑफ द कंट्रीज विद प्लूरल नेम, ठीक है। ऐसी कंट्रीज जिनका नाम प्लूरल होता है, जैसे द नीदरलैंड्स, ठीक है, पीछे एस लगा है। ओके, जिनका नाम के पीछे एस आएगा तो वहां पर आपने द लगाना है। ओके, या ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज मतलब जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ स्टेट से बना ना। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, द यूएई। ओके, तो इनके साथ कंटिनेंट्स के नाम के साथ, कंटिनेंट्स आपको पता है 7 कंटिनेंट्स है हमारे, कंटिनेंट्स के नाम के साथ, ठीक है, द एशिया, द नॉर्थ अमेरिका, द साउथ अमेरिका। ओके, तो इनके साथ आपने क्या लगाना है, दा लगाना है। नेम्स ऑफ द ट्रेन, ठीक है, ट्रेन के नाम के साथ, द शताब्दी एक्सप्रेस, फेमस बिल्डिंग के नाम के साथ, ठीक है, फेमस स्ट्रीट के नाम के साथ, द मॉल रोड इज द क्लीनेस्ट रोड इन शिमला, ठीक है। देखिए
यहाँ पर दो दो हो गया, क्लीनेस्ट आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया, एंड मॉल रोड जो हो गई आपकी फेमस स्ट्रीट हो गई। ओके, तो दोनों के आगे द आ गया। रिलीजियस बुक्स के नाम के साथ जैसे द कुरान, द बाइबल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद न्यूज़पेपर के नेम के साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैगजीन के नाम के साथ द ब्रंच, ठीक है। और क्लास ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की अगर पूरी क्लास को रेफर कर रहे हैं तब भी द लग सकता है, जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ओके, द काउ यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ एक काउ की बात नहीं हो रही, पूरी काउ की बरादरी की बात हो रही है, ठीक है, उसको यूजफुल एनिमल कंसीडर किया गया है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ जैसे द WHO, ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस, ओके, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। रेस्टोरेंट और होटल्स के नाम के साथ जैसे द शंग्रीलाज, ओके, जितनी भी आपकी कम्युनिटीज हो गई, जैसे जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं ना, रिलीजन का अगर आप नाम लोगे उसके साथ एस लगेगा, ठीक है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द राजपूत्स, ओके, तो उनके साथ आपको द लगाना है। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है, डायरेक्शन के नाम के आगे जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, ओके, तो ये सभी यूजेस हैं कहाँ कहाँ पर आपने द को लगाना है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, तो वो मैं आपको कवर कराऊंगी आगे की वीडियो में। एंड आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद आपका होगा एक प्रैक्टिस सेशन। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। हमने पिछली क्लास में ये सीख लिया था कि आर्टिकल्स ए एन एंड द का यूज आपने कहाँ कहाँ करना है, बट उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इनको कहाँ आपने यूज नहीं करना। तो ये आपको सीखने को मिलेगा आज इस एक वीडियो में, जिसको अंत तक आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज बिफोर प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। हम किसी भी प्रॉपर नाउन तो आपको पता ही है, ठीक है, जैसे मैंने बोला अगर सिटी, सिटी इज अ कॉमन नाउन, लेकिन अगर मैंने बोल दिया दिल्ली, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे मैंने बोला रिवर, रिवर इज अ कॉमन नाउन, ठीक है, लेकिन मैंने रिवर का नाम ले दिया तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। ओके, तो ऐसे ही जब प्रॉपर नाउन्स की आप बात करते हैं, प्रॉपर नाउन्स में वो पर्सन का नाम भी हो सकता है, प्लेस का नाम भी हो सकता है, सिटी का नाम भी हो सकता है। तो आपने प्रॉपर नाउन्स के आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। ओके, यहाँ दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं। न्यूयॉर्क इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ यूएसए, ठीक है, न्यूयॉर्क क्या है, एक बड़ी से बड़ा शहर है, कहाँ का, यूएसए का। ओके, अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ न्यूयॉर्क के आगे द नहीं लगाया, ओके, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम ने लास्ट क्लास में बताया था कि कंट्रीज जो ग्रुप को दर्शाती हैं, ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो उसके आगे द लगता है, तो अब यहाँ पर द क्यों नहीं लगा। ओके, तो इसका आपको आंसर मिलेगा आज आगे ही इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन के अंदर भी क्या आ गया, एक एक्सेप्शन आ गया। ओके, नेक्स्ट, प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट, ठीक है, अब प्रेमचंद देख लो किसी एक पर्सन का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। अब मैंने द प्रेमचंद नहीं बोला यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपने प्रॉपर नाउन्स के आगे आपने द का इस्तेमाल नहीं करना या आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जबकि आप देखो यहाँ पर बिगेस्ट के आगे द लगा था, क्योंकि बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आता है। ओके, नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आपने द का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे होनेस्टी इज द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी यहाँ पर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके आगे देखिए द का यूज आपने नहीं करा, जबकि बेस्ट के आगे आपने द लगाया, क्योंकि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। विजडम इज सुपीरियर टू वेल्थ, विजडम इज अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आपने द का यूज नहीं करना। नेक्स्ट, बिफोर मटेरियल नाउन्स हैव यूज्ड इन अ जनरल सेंस बट इफ दे आर मेड स्पेसिफिक देन वी यूज द, ठीक है, जब किसी चीज को स्पेसिफिक कर दिया जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर कर दिया जाएगा कि हाँ इसी की बात हो रही है, तब तो द आपने लगाना ही है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर मटेरियल नाउन की बात जनरल सेंस में हो रही है तब आपने द नहीं लगाना। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल देखिए, जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, देखिए यहाँ पर गोल्ड क्या है आपका, गोल्ड इज मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन समझते हैं ना, जिससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, राइट, तो गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब देखिए मैंने गोल्ड के आगे यहाँ पर द नहीं लगाया, लेकिन द गोल्ड यू बाय फ्रॉम अ ट्रस्टेड ज्वेलर इज ऑलवेज प्योर, ठीक है, अब यहाँ पर आप वो सोना जो किसी एक ट्रस्टेड ज्वेलर से खरीदते हो हमेशा प्योर होता है, तो अब मैंने उस गोल्ड को क्या कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया, ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रही हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पर आपने द आपको आगे लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये एक मटेरियल नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा। ओके, तो इसको मैंने पर्टिकुलर कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कश्मीर इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। ओके, कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ओके, अब स्विट्जरलैंड ठीक है कंट्री है, कंट्री के नाम के आगे देखिए यहाँ पर इंडिया भी एक कंट्री है, कंट्री के नाम के आगे तो कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर द स्विट्जरलैंड आ गया। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मैंने कश्मीर को क्या बोल दिया, स्विट्जरलैंड बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको एज अ कंट्री इसको मैंने इससे रिलेट कर दिया, मैंने कश्मीर को एक पर्टिकुलर सेंस दे दी है किसी के साथ एसोसिएट करके, तो इसलिए यहाँ पर द स्विट्जरलैंड लगा। ओके, जबकि इंडिया के आगे द नहीं लगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, नो आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ एनी मील्स। ठीक है, किसी भी मील के आगे आप आर्टिकल नहीं लगाते, बट इफ द नेम्स ऑफ द मील्स आर मेड स्पेसिफिक देन वी यूज द। तो ऑब्वियसली अगेन एक्सेप्शन, अगर आप किसी मील को स्पेसिफिक कर दोगे, ठीक है, पर्टिकुलर बना दोगे, तब तो आपको द लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे ललिता इनवाइटेड अस टू डिनर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर डिनर के आगे मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन द डिनर ललिता गेव वॉज वेरी डिलिशियस। ठीक है, द डिनर, अब वो डिनर जो ललिता ने हमें दिया, ठीक है, वो डिनर कैसा था, डिलीशियस था। अब यहाँ पर डिनर को मैंने क्या कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डिनर की बात कर रही हूँ, जबकि यहाँ पर जनरल सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका द नहीं आया, जबकि यहाँ द आया। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। ओके, तो ये मील ही है, तो जनरल सेंस में बात हो रही है, ब्रेकफास्ट के आगे मैंने द नहीं लगाया। जबकि द ब्रेकफास्ट यू सर्व मी वॉज स्टेल। ठीक है, जो ब्रेकफास्ट तुमने मुझे सर्व किया वो क्या था, स्टेल था। स्टेल मतलब बासा। ओके, तब यहाँ पर द ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने उसको क्या बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आ जाओ, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, मार्केट, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, अगर इनको इस्तेमाल कर रहे हो आप प्राइमरी पर्पस के लिए। प्राइमरी पर्पस का क्या मतलब होता है कि जिस पर्पस के लिए चीजें बनी है, जैसे स्कूल बना है पढ़ने के लिए, ठीक है, कॉलेज बना है पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल बना है इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिजन बना है, ठीक है, अपनी सजा पाने के लिए। ठीक है, तो अगर इनको इनके प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन इफ दे आर यूज फॉर अदर पर्पसेस देन द इज यूज। लेकिन अगर इनको इनके प्राइमरी पर्पस की जगह किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए तब वहां पर द लगेगा। ओके, जैसे द कन्विक्ट वॉज सेंट टू जेल। ओके, कन्विक्ट को कहाँ भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। कन्विक्ट मतलब वही जिसको दोषी पाया गया, ठीक है, क्रिमिनल को ही बोलते हैं हम। ओके, द कन्विक्ट वॉज सेंट टू जेल। ओके, ऑब्वियसली अब यहाँ पर उसको जेल भेजा गया, किसके लिए, उसके क्राइम्स के लिए, उसकी क्राइम्स की सजा देने के लिए उसको भेजा गया है। तो यहाँ पर जेल का प्राइमरी पर्पस सजा देने के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने आर्टिकल नहीं लगाया। ओके, द जेल नहीं मैंने बोला, क्यों, क्योंकि वो अपनी सजा काटने के लिए जेल जा रहा है। प्राइमरी पर्पस जेल का यही होता है कि सजा किसी को देनी है तो उसको जेल भेजो, तो इसलिए यहाँ पर द नहीं आया। जबकि धीरज वेंट टू द जेल टू मीट हिज कन्विक्टेड फ्रेंड। ठीक है, अब धीरज कहाँ गया, टू द जेल। ठीक है, द जेल क्यों, क्योंकि वो वहां अपने कन्विक्टेड मतलब दोषी फ्रेंड को मिलने के लिए जा रहा है। ओके, तो जेल इज नॉट मेंट फॉर मीटिंग, लेकिन जेल का पर्पस मीटिंग नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर द जेल आ गया। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया। नहीं भी हुआ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अभी हो जाएगा। ही इज स्टिल इन बेड। ठीक है, वो अभी भी बेड पर है। ठीक है, स्टिल इन बेड मतलब अभी भी सो रहा है, क्योंकि बेड का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, हम सोने जाते हैं, बेड पर आराम करने जाते हैं। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगा, आर्टिकल नहीं लगा इसका मतलब इसको इसके प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, मतलब स्लीपिंग के लिए। ओके, जबकि द चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द बेड। ठीक है, अब बच्चा बेड पर खेल रहा है, तो अब यहाँ पर मैंने द बेड लगा दिया, लेकिन यहाँ तो मैंने नहीं लगाया था। अब यहाँ द बेड इसलिए लगाया क्योंकि बेड का जो प्राइमरी पर्पस है इसको उसके लिए यहाँ पर यूज नहीं किया जा रहा। बेड खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बेड सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब सोने के लिए इस्तेमाल किया जिसका प्राइमरी पर्पस था, तो मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, और जब अदर देन दैट प्राइमरी पर्पस को छोड़ के उसके अलावा मैंने किसी चीज के लिए यूज किया तो मैंने यहाँ पर द लगा दिया, और यहाँ लिख भी दिया मैंने, बेड इज नॉट मेंट फॉर प्लेइंग। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट यूज की ओर चलते हैं। एक्सप्रेशन सच एज सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, मैनर ऑफ, टाइप ऑफ, इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता।
ठीक है, इसके अलावा कोई और भी वर्ड आ सकते हैं यहाँ पे, सॉर्ट की जगह पे कोई और वर्ड भी हो सकता है, काइंड की जगह पे कोई और वर्ड भी हो सकता है। तो देखिए व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज रमन, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ आ पर्सन नहीं लिखा यहाँ पे, अगर आ पर्सन हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ओके, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज रमन, व्हाट टाइप ऑफ अपार्टमेंट डू यू वांट, ठीक है, अब बच्चे देखते हैं अपार्टमेंट एंड लगा देते हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ अपार्टमेंट डू यू वांट। ओके, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने द यूएसए क्यों नहीं लिखा, जबकि मैंने जब आपको द के यूजेस बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंट्रीज जो ग्रुप्स में जिनके नाम लिए जाते हैं, जिनके नाम में स्टेट्स आ जाए या जो प्लूरल में एंड होती हैं, जैसे नीदरलैंड्स, मालदीव्स, ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, तो उनके आगे द लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने द का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? यही है इसका रूल, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, सिटी ऑफ, ठीक है, और जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, सिटी ऑफ, तो इनके बाद हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने द का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, क्लियर? अगर मैं ये कर देती, इसको मैं इस तरीके से मोल्ड करके लिख देती, न्यूयॉर्क इज द बिगेस्ट सिटी इन द यूएसए, अगर मैं इसको इन करके लिखती तब तो मुझे यहाँ पर यूएसए के साथ द लगाना पड़ता ही पड़ता। ओके, तब ये हो जाता, लेकिन इस केस में द नहीं हुआ। ओके, तो देखिए आपको रूल पता होना चाहिए, लेकिन रूल को आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है, लेकिन ये नहीं आपने रट्टा मार लिया और वो आपका रट्टा हर जगह काम कर जाएगा। तो देख लीजिए, अगर आपने रट्टा मारा होता, रोट लर्निंग की होती, तो ये आप गलत करे आओगे पेपर में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस के साथ आप कभी भी द का यूज नहीं करते हो, जैसे आई लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है, देखिए द मैथमेटिक्स नहीं होगा, आई लाइक द मैथमेटिक्स। ही स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है, ही स्पीक्स जर्मन, ही स्पीक्स इंग्लिश। ओके, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द जर्मन नहीं होता, कभी भी गलत हो जाएगा। ओके, स्पोर्ट्स और गेम्स के नाम के साथ, जैसे आई लाइक स्विमिंग, ही लाइक्स क्रिकेट, ठीक है, रमन लाइक्स बैडमिंटन। ओके, तो इन सब के साथ भी देख लीजिए, जब मैं बोल रही हूँ वाइल स्पीकिंग, आई एम नॉट यूजिंग एनी आर्टिकल। ओके, मैं आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट, विद स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, इनके नाम के साथ, ठीक है, कभी भी द यूज नहीं होता, ठीक है, जैसे ही इज स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, कहाँ पढ़ रहा है वो? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आई एम नॉट स्पीकिंग, ही इज स्टडिंग इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, द दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं आया, ठीक है, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जबकि इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर आप इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ना लिखकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिख दो, ठीक है, यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर देंगे तब द आएगा, जैसे आई हैव अ मास्टर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, गॉड, देखिए गॉड को भी हम दो सेंस में यूज कर सकते हैं। कभी कभी तो आप जब चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो उनमें बीच में गॉड लिखा होगा और कैपिटल जी से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान एक ही गॉड की बात हो रही है, ठीक है, तो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसलिए कैपिटल जी हुआ, तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन कभी कभी स्मॉल जी से भी गॉड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में किस गॉड की बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, देवी देवता हैं, तो जब उनमें से किसी एक पर्टिकुलर गॉड की बात की जाती है, छोटे भगवान की, तो उसमें द आप लगा दोगे और द गॉड्स। ओके, तो ये एक यूनिवर्सल क्रिएटर के लिए कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, जबकि उसमें से भी किसी पर्टिकुलर देवता की बात होगी तो द गॉड या द गॉड्स। ओके, आई होप सो विद दिस आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे डिटर्मिनर्स का आगे का पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के दो पार्ट, ईच एंड एवरी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ गई हूँ और आज हम समझेंगे ईच वर्सेस एवरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईच इज यूज्ड टू रेफर टू
अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली इन अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर। ठीक है, अब मान लो कोई एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, जब आप इनके बारे में, हर एक के बारे में इंडिविजुअली बात कर रहे हो, ओके, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? ईच का इस्तेमाल करोगे। ओके, वेयर एज एवरी इज यूज टू डोनेट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, एवरी को आप सभी मेंबर्स को आप डिनोट करने के लिए, जैसे मान लो यही ग्रुप है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और अब आप उसको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट कर रहे हो, सबके बारे में एक ही बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, सिंगल यूनिट ट्रीट करके। ओके, तो आप इसमें क्या लगाओगे? एवरी लगाओगे। ओके, तो वो आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट वन इज मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट डैश क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका एक क्वेश्चन पेपर है इन विच लेट सपोज देयर आर 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चंस है। अब मैं बोल रही हूँ हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स इंडिकेटेड है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ईच क्वेश्चन इंडिविजुअली। ओके, मैं हर एक क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, तो इसलिए ईच आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब सेम इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है, डैश क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, अगेन वी हैव सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर वेयर इन देयर आर 10 क्वेश्चंस एंड आई एम सेइंग कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चंस जो है कितने मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स के हैं, तो आई कैन राइट एवरी क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। ईच में आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आप इंडिविजुअली बात कर रहे हो। अब हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का हो, सेकंड क्वेश्चन 3 नंबर का हो, थर्ड क्वेश्चन 4 नंबर का हो, तो इसीलिए लिखा मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल क्वेश्चंस, वेयर एज here in this sentence I am taking all the questions as a single unit और सबकी मार्किंग सेम ही होगी। ओके, every question carries 3 marks. I hope so this much is clear. Next देख लेते हैं एग्जाम्पल, dash student performed well. ओके, तो each student I am talking about individual performance। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो मैंने बोला ईच स्टूडेंट परफॉर्म्ड वेल। ठीक है, मैं हर एक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, और जब मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूंगी तो मैं ईच का यूज करूंगी। ओके, नेक्स्ट ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, अब ये भी एक वे होता है लिखने का, यहाँ पर भी ईच ही आएगा, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हम नहीं लिख सकते, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब भी आप ईच ऑफ के साथ कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हो तो यहाँ पर आपकी प्लूरल नाउन आएगी। ओके, स्टूडेंट्स लिखा मैंने, स्टूडेंट नहीं लिखा। ओके, और यहाँ पर अब आपको जो वर्ब सिलेक्ट करनी है ना, क्योंकि एरर करेक्शन में बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर जो आपने वर्ब सिलेक्ट करनी है दैट शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को देख के हैव नहीं लगा देंगे, यहाँ पर द राइट वन इज हैज। ओके, आई थिंक सो। अब इसको आप दिमाग में सेट कर लो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज 3 बुक्स। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट के पास कितनी बुक्स हैं? 3 बुक्स हैं। आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट ईच स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रही हूँ कि हर एक स्टूडेंट के पास 3 बुक्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट ईच का यूज क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट 2 ईच इज यूज, मतलब कि जब हम 2 की बात करते हैं ना, सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो 2 में 2 से ज्यादा के लिए भी यूज होता है, लेकिन 2 के लिए तो ईच ही लगाना है, वहां तो पक्का आप डैम श्योर हो। देयर आर 2 बॉक्सेस। ठीक है, 2 बॉक्सेस हैं, ईच वन हैज अ रेफरेंस नंबर। ठीक है, हर एक के ऊपर क्या है? रेफरेंस नंबर है। इन अ क्रिकेट टीम ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। ओके, 2 टीम्स की बात हो रही है ना, क्रिकेट टीम 2 ही टीम्स होती हैं। ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। ही कैरिड अ बैग इन ईच हैंड। ओके, 2 ही हैंड है ना, तो दोनों हैंड में उसके हर एक हाथ में क्या है? एक बैग है। ओके, तो 2 की बात हो रही है तो ईच ही आएगा, एवरी हैंड नहीं लिख सकती, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप करिए खुद ट्राई। ही ग्रीटेड डैश ऑफ द टीम मेंबर्स पर्सनली। देखो, ऑफ द करके लिखा तो ईच ही आएगा, ईच ऑफ द टीम मेंबर्स। देख लीजिए पीछे पर प्लूरल नाउन ही है, ईच ऑफ द टीम मेंबर्स पर्सनली, मतलब कि ईच टीम मेंबर्स में, टीम में बहुत सारे मेंबर्स है, तो उसने हर एक को जाके पर्सनली क्या करा? विश किया। ओके, ग्रीट किया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ईच। अब हम देखते हैं एवरी। देखिए, एवरी ईच से थोड़ा सा स्लाइटेस्ट डिफरेंस है। कैसे?
ईच आपका 2 या 2 से ज्यादा के लिए भी यूज होता है, वेयर एज एवरी भी आपका 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। बट अगर हम कंपेयर करें तो लार्ज नंबर की अगर कहीं बात हो रही होगी ना, तो वहां एवरी ही आपको लगाना पड़ेगा। नहीं समझ आया तो देखिए, एक तो हमने ये यूज समझ लिया, अब नेक्स्ट यूज समझ रहे हैं लार्ज नंबर के लिए। जैसे आई हैव रेड डैश बुक इन द लाइब्रेरी। अब आपको पता है लाइब्रेरी में देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, बहुत सारी बुक्स होती हैं। रेदर देन सेइंग आई हैव रेड ईच बुक इन द लाइब्रेरी, हर एक बुक के ऊपर एम्फसाइज करने की बजाय, क्योंकि द नंबर ऑफ बुक्स इज वेरी लार्ज, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आई हैव रेड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है। ओके, जहां बहुत सारे लार्जर नंबर की बात होगी वहां पर आपने एवरी को ही लगाना है। ओके, डैश सिटीजन मस्ट वोट, ठीक है, तो एवरी सिटीजन, क्योंकि सिटीजन तो बहुत सारे हैं ना इस देश के, तो एवरी लार्ज नंबर में, अगेन यहाँ पर लार्ज नंबर को डिपिक्ट किया जा रहा है। ओके, लार्ज नंबर की बात होगी तो आपने एवरी ही लगाना है। ओके, अब एवरी का एक और यूज क्या है, एवरी इज ऑल्सो यूज टू शो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, आप कितनी बार किसी चीज को जल्दी जल्दी रिपीट करते हो। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी गोज टू द जिम, कितनी बार जाती है, एवरी डे। ओके, एवरी डे, नॉट ईच डे। ओके, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है कब, एवरी संडे, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है कि वो हाउ ऑफन वो उस काम को खेलने, फुटबॉल खेलने के काम को कितनी जल्दी रिपीट करता है। ओके, नेक्स्ट ये एक एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कीजिए, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, डैश हाउस इन द टाउन इज पेंटेड व्हाइट, ठीक है, अब टाउन में तो बहुत सारे हाउसेज होंगे ना, तो ईच हाउस कहने की बजाय यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो लार्जर नंबर की बात होगी तो मैं क्या लगा दूंगी, एवरी, अगेन लार्ज नंबर को शो किया जा रहा है यहाँ पे। आई होप सो ये आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया है। अब आपको ईच और एवरी के यूज में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस शीट। ओके, फर्स्ट वन इज द टीचर हैड अ लिटिल किड होल्डिंग ऑन टू डैश ऑफ हर हैंड्स, ठीक है, दोनों ही हैंड्स में उसने बच्चों को पकड़ा है, तो ईच ऑफ हर हैंड्स, ठीक है, ईच ऑफ करके हम लिख सकते हैं, एवरी ऑफ करके हम लिख ही नहीं सकते, दैट एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि जहां ऑफ लगा है वहां ईच ही आने वाला है। ओके, डैश ऑफ द गाइड्स, अगेन ऑफ लगा है यहाँ पे, तो ईच, और देख लीजिए यहाँ पर प्लूरल ही लगा है, ईच ऑफ द गाइड नहीं लिख सकती, गलत हो जाएगा, ईच ऑफ द गाइड्स, यहाँ पर मैंने अभी आपको वहां बताया था कौन सी नाउन, कौन सी वर्ब सिलेक्ट करोगे, सिंगुलर। ओके, ईच ऑफ द गाइड्स हैज अ डिफरेंट ग्रुप टू शो अराउंड द म्यूजियम। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज वी यूज टू गो स्कीइंग एवरी विंटर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, तो एवरी विंटर, ठीक है, हर विंटर हम जाते हैं, जाते थे, व्हेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे। देयर आर टू गर्ल्स, ठीक है, दो की बात हो रही है तो ईच ही लगेगा, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ईच इज पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर इज आया, ईच इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ओके, देयर इज अ बस डैश 2 hours, ईच 2 hours, नो, एवरी 2 hours, ठीक है, अगेन हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है, कितनी बार बस जो है कितने घंटों में आती है, एवरी 2 hours। ओके, डैश स्टूडेंट हैज रिटन एन ईमेल, ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो सभी ने लिख ली है, एवरी स्टूडेंट हैज रिटन एन ईमेल। ओके, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स, समझ ही गए, ऑफ द स्टूडेंट्स लगा है तो यहाँ पर ईच ही आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को सिलेक्ट करोगे, हैज 3 books, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के पास कितनी बुक्स हैं, 3 books हैं। ओके, नेक्स्ट देयर आर 4 वर्कशीट्स, 4 वर्कशीट्स हैं, प्लीज टेक 1 ऑफ ईच, नॉट 1 ऑफ एवरी। ओके, नेक्स्ट दे डैश हैव देयर ओन ईमेल एड्रेस, ठीक है, उनके पास, हर एक के पास अपना खुद का ईमेल एड्रेस है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, मे बी यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल, ठीक है, मैं हर एक की पर्सनली बात कर रही हूँ कि हर एक के पास अपना खुद का ईमेल एड्रेस है, तो दे ईच हैव। ओके, वी लॉस्ट $20 ईच, ठीक है, हमने खो दिए क्या, $20
ईच, नॉट $20 एवरी, ओके। वी इंजॉय डैश मिनट ऑफ आवर हॉलीडेज, ओके, ईच या एवरी, देखो एवरी डैश मिनट ऑफ आवर हॉलीडेज, ठीक है। अब हॉलीडेज तो कितनी सारी होंगी, अगर मैं एक दिन में गिनने बैठूं, 1 घंटे में ही 60 मिनट होते हैं, तो कितने ही मिनट्स हो जाएंगे, तो बहुत सारे लार्ज नंबर की बात की जा रही है, तो एवरी मिनट, नॉट ईच मिनट, ओके। ऑलमोस्ट डैश स्टूडेंट फेल्ड द एग्जाम, ऑलमोस्ट, ईच स्टूडेंट नहीं, ऑलमोस्ट सभी, ज्यादातर बच्चे फेल हैं, ठीक है, तो लार्ज नंबर की बात की जा रही है, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट वन इज वी डैश हैड अ चांस टू प्ले द गेम, बोलकर देख लो, वी ईच हैड अ चांस या वी एवरी हैड अ चांस, वी ईच हैड अ चांस, तो यहाँ पर अगेन इंडिविजुअल की बात की जा रही है, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है। जब ग्रुप में भी हर एक इंडिविजुअल के ऊपर स्ट्रेस दिया जाएगा तो वहां पर ईच लगेगा, ओके। नेक्स्ट, डैश टाइम आई गो शॉपिंग आई बाय मोर देन आई इंटेंडेड, ठीक है, एवरी टाइम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है, ईच टाइम नहीं, एवरी टाइम, जब भी मैं जाती हूँ शॉपिंग के लिए, मैं जितना सामान चाहिए होता है उससे ज्यादा ही उठाकर ले आती हूँ, ओके। 15(1) इज इन योर होमवर्क, आप इसको खुद करेंगे, मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन क्या है। डैश वन ऑफ यू नीड या नीड्स टू राइट अ डिस्क्रिप्शन, ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप सो आपको ईच एंड एवरी में डिफरेंस जो है वो बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया है। इफ स्टिल रिमेंड एनी डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे हम। हमने एडजेक्टिव्स छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, एंड डिटर्मिनर्स भी हमने पढ़े हैं। अभी अभी मैंने आपको लेटेस्ट ही सभी डिटर्मिनर्स कवर कराए हैं, ठीक है, वो भी नाउन से पहले ही लगते हैं, ओके। नाउन के मीनिंग को फिक्स कर देते हैं, इसलिए उनको फिक्सिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है, फिर भी इन दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नाउन के पहले लगते हैं, ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, पहले नहीं, पहले और बाद दोनों लग सकते हैं। एट्रीब्यूटिवली जब एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, एंड प्रेडिकेटिवली जब एडजेक्टिव नाउन के बाद लगता है, ठीक है। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर गर्ल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है, गर्ल से पहले लगा है ब्यूटीफुल, एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके। तो यहाँ पर नाउन को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो क्या है, ब्यूटीफुल है, ओके, बट ब्यूटीफुल गर्ल की तरह हमने नहीं लिखा इसको, ओके। तो ये दोनों वे में हम इसको यूज कर सकते हैं। वेयर एज डिटर्मिनर जो है, दैट इज ऑलवेज यूज एट्रीब्यूटिवली, वो हमेशा आपका नाउन से पहले ही लगेगा। जब मैंने आपको डिटर्मिनर की इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, तभी मैंने आपको बता दिया था कि डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले ही लगते हैं, ओके। जैसे ही इज अ डॉक्टर, देख लीजिए डॉक्टर से पहले लगा, ओके, यहाँ पर ए जो है वो डिटर्मिनर है, राइट। दोज पेन्स आर ब्रोकन, ओके, दोज पेन्स, ठीक है, पेन्स आपकी नाउन, एंड नाउन से देख लीजिए पहले लग रहा है दोज, ओके। तो ये हमेशा आपका नाउन से पहले ही लगने वाला है, ओके। नेक्स्ट, कैन बी रिमूव फ्रॉम अ सेंटेंस, मतलब कि आप एडजेक्टिव को सेंटेंस से रिमूव कर सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगा है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव यहाँ पर ब्यूटीफुल है, राइट। तो वो बोल रहा है कि आप एडजेक्टिव को सेंटेंस से रिमूव कर सकते हो। रिमूव कर सकते हो मतलब मैंने लेट सपोज यहाँ से ब्यूटीफुल को हटा दिया, ओके। तो अब आप सेंटेंस पढ़िए, शी इज अ गर्ल, ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप गर्ल को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो एक लड़की है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं बिना एडजेक्टिव के, ओके। वेयर एज डिटर्मिनर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम अ सेंटेंस, लेकिन आप डिटर्मिनर को कभी सेंटेंस में से रिमूव नहीं कर सकते। जैसे शी इज अ ब्रेव गर्ल, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये एडजेक्टिव है, राइट। अभी अभी हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव को हम सेंटेंस से रिमूव कर सकते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, तो अब ये बन गया शी इज अ गर्ल, ओके। और आ यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर है, ओके। अब मैं कहूँ कि मैं डिटर्मिनर को भी रिमूव कर दूं, लेट सपोज मैं यहाँ से आ को काट देती हूँ, तो बिना आ के सेंटेंस पढ़ लेते हैं, शी इज गर्ल, ओके। साउंड्स वियर्ड है ना,
साउंड स्ट्रेंज, अजीब सा लग रहा है सुनने में, तो इसलिए हम डिटर्मिनर को कभी भी सेंटेंस से रिमूव नहीं कर सकते हैं, वेयर एज हम एडजेक्टिव को सेंटेंस से रिमूव कर सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिफरेंस इज देयर कैन बी मोर देन वन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव को यूज किया जा सकता है। जैसे आई रिसेंटली मूव्ड टू अ क्वाइट पीसफुल नेबरहुड। ओके, नेबरहुड को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। सबसे आप पहले आप ये पहचानिए कि एडजेक्टिव है कौन से यहाँ पे। तो पीसफुल इज एन एडजेक्टिव, ओके, क्वाइट इज एन एडजेक्टिव, एंड देख लीजिए पीसफुल एंड क्वाइट, एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज कर लिए नेबरहुड को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ही लिव्स इन द बिग रेड हाउस डाउन द स्ट्रीट। ओके, अब यहाँ पर हाउस को डिस्क्राइब किया जा रहा है, हाउस इज अ नाउन, एंड अब उस हाउस को डिस्क्राइब करने के लिए मोर देन वन एडजेक्टिव का यूज किया गया है यहाँ पे, बिग और रेड। ओके, तो ऐसे इसका मतलब हम एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ओके, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, बट अ नाउन कैन हैव ओनली वन डिटर्मिनर। लेकिन डिटर्मिनर के केस में ऐसा नहीं है। आप अगर सेंटेंस में फ्रेम कर रहे हो, डिटर्मिनर आपको लगाना है, तो वो सिर्फ आप एक ही लगा सकते हो, एक से ज्यादा नहीं लगा सकते हो। जैसे देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। सबसे पहले पहचान लेते हैं डिटर्मिनर है कौन सा। सबसे पहले आपको तो ये जज करना आना चाहिए। बुक्स यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले लगा सम, ये आपका डिटर्मिनर है, ठीक है। तो देख लीजिए सम एक लौता डिटर्मिनर है, हम सिर्फ यही लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती देयर आर अ फ्यू, ठीक है, देयर आर फ्यू, ठीक है। तो ऐसा नहीं मैं बोल सकती देयर आर अ फ्यू सम बुक्स ऑन द टेबल। या तो अकेले अ फ्यू रहेगा, या तो अकेले फ्यू रहेगा, या तो अकेले सम रहेगा। मतलब कि मैं एक बार में नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही डिटर्मिनर का यूज कर सकती हूँ, वेयर एज एडजेक्टिव में एक से ज्यादा इस्तेमाल कर सकती हूँ। इन द सेम मैनर नेक्स्ट समझ लेते हैं सेंटेंस, ईदर पार्टी में विन द इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर पार्टी इज अ नाउन एंड नाउन से पहले लगा आपका ईदर, ईदर इज अ डिटर्मिनर। ओके, तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है, ईदर में से, ईदर पार्टी में विन द इलेक्शन, मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी जो है इलेक्शन जीत सकती है। तो ईदर पार्टी, अब ये नहीं मैं यहाँ पर नीदर भी लगा दूं, ठीक है, एनी भी लगा दूं, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कोई एक ही डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा और वो भी नाउन से पहले। ओके, आई होप सो थर्ड डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस इज एडजेक्टिव्स हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जब हम दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो उसको कंपैरेटिव फॉर्म बोलते हैं, वेयर एज जब सुपरलेटिव फॉर्म यूज होती है जब हम एक का कंपैरिजन बहुत सारों के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सी कंपैरेटिव एंड कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है। रमन इज टॉलर देन सोहन, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि रमन जो है वो टॉलर है किससे, सोहन से। तो टॉलर हेयर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। ओके, तो टॉल की तो है ना कंपैरेटिव डिग्री। रमन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, लेकिन अब रमन का कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ कर दिया गया है एंड बोल दिया गया कि इसको सबसे टॉलेस्ट बॉय, एंड टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द आता ही आता है। ओके, तो ये आपकी हो गई सुपरलेटिव डिग्री एंड ये आपकी हो गई कंपैरेटिव डिग्री, और ये किसकी फॉर्म्स थी, टॉल की, एडजेक्टिव की, क्योंकि एडजेक्टिव है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ओके, इसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स होती हैं, वेयर एज डिटर्मिनर्स डोंट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। ठीक है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, डिटर्मिनर्स की कोई भी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स नहीं होती हैं। ठीक है, अब आ को आप क्या लिख दोगे, आ की कोई और फॉर्म्स नहीं है। ठीक है, दा को आप क्या लिख दोगे, उसकी कोई और फॉर्म्स नहीं है, ईदर, नीदर, दीज, दोज, उनकी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म्स नहीं है। ओके, आई होप सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव इज क्लियर टू यू। If still remained any doubt, comment me in the comment box. I'll try my best to solve your doubts. वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।